हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखा था। और ये हमारा 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके आने वाले सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज बात करते हैं मॉक 2 के बारे में, और एंड तक वीडियो को देखिए और बताइएगा कैसा आपको लगता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है कि E300 का सामान्य नाम बताइए। यानी किस विटामिन को E300 के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में विटामिन ई रहता है तो मोस्टली लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं विटामिन ई को टिक करके, क्योंकि यहाँ पे जब ऑप्शन में ई दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में ई दिख रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कि ई विटामिन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसे हम विटामिन सी को कहते हैं। ठीक है, विटामिन सी का एक सामान्य नाम है E300। और विटामिन सी का रासायनिक नाम तो आपको पता ही है, स्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्बी रोग होता है। और विटामिन सी का जो स्रोत होता है, खास करके नींबू, आंवला, टमाटर, ये सब इसके कुछ प्रमुख स्रोत हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। उसे कताई कहा जाता है। ठीक है, कताई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, इसको याद रखिएगा। रेशों को धागों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूजन यहाँ पे कर देते हैं बुनाई करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन कर सकता है। ऊर्ध्वापातन मतलब सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि अगर किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस से क्या होता है कि वाष्प में बदल जाता है, मतलब गैस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड में नहीं जाता है। तो यहाँ पे उस तरह के जो भी पदार्थ होंगे उसे हम लोग सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन यहाँ पे कौन सा दिखाएगा, तो हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वापातन तरह से फॉर्म करता है। और बाकी अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन की गोली आपको पता ही है, कपूर तो पता ही है, ये सब होता है इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या आता है कि इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यानी इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए, जल को शुद्ध बनाने के लिए अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, आप ऑप्शन को टिक करिए। राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको कहते हैं हिंदी में रिवर्स परासरण। ठीक है, परासरण। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें होता ये है कि रिवर्स परासरण समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि परासरण जो होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। जबकि इसके विपरीत, यानी हम जब बात कर रहे हैं रिवर्स परासरण में, तो क्या होता है कि अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जल को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे। इसे हम कह सकते हैं विद्युत विघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम पानी से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करें। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर करिए, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। जब आप लोग वीडियोज पे रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, वीडियो नहीं देखते हो, तो फिर हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और आप लोग बाद में ये कमेंट करते हो कि आप कोई भी सीरीज को कंटिन्यू नहीं रखते। भाई किस बेसिस पे रखें। आपको पहले वीडियो देता हूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो, जैसे जैसे वीडियो का नंबर बढ़ते जाता है आप लोग वीडियो को देखना ही छोड़ देते हो। तो फिर मुझे कैसा लगता है कि अगर मैं पूरे 2 घंटे लगा करके क्वेश्चंस रेडी करूँ, उसका अच्छे तरीके से बाइलिंगुअल बनाऊं, और उसके बाद वीडियो पे कोई देखने वाला ही ना हो, तो बताओ कि किसके लिए वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को रिस्पॉन्स करिए, आप लोग वीडियो को देखिए, बताइए कैसा लगता है, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आधारित होता है किस। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो द्रव्यमान की अविन अविनाशिता का सिद्धांत पर हम लोग इसको जो कि बैलेंस करते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो
तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए भोजन का जो पाचन होता है एक तरह से कह सकते हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और ये प्रश्न भी प्रीवियस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या आता है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यानी केंद्रक में तो डीएनए मिलता ही है, केंद्रक के अलावा कहाँ पर डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, लवक और माइट्रोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो प्लास्टिसिड होता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोशिका कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त दो कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिनके पास डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। मतलब पहला तो आपका हो गया माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसमें अपना गोलाकार डीएनए और साथ ही साथ 70 इस प्रकार का, ध्यान रखिएगा 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। ठीक है, और सेकेंड जब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लवक, तो लवक या फिर प्लास्टिसिड्स कह सकते हैं पौधों की कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जिसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसे धमनियां कहा जाता है। ठीक है, धमनियां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम लोग कहते हैं श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी श्वसन। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। तो ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो होता है वो होगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आप लोग आंसर को टिक करते चलिए और लास्ट में बताइएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए। गैल्वेनोमीटर का जो इस्तेमाल हम करते हैं क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आता है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सिंपल सा आपने पढ़ा है कि W बराबर जो था वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा आपने पढ़ा है। ठीक है, अगर कोड दिया रहता है तो एफ एस कॉस थीटा आपने पढ़ा है। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि फोर्स पर भी डिपेंड रहता है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यानी विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट पे भी करता है, उस पे जो फोर्स लग रहा है उस पर भी करता है, और दोनों के बीच के कोण पर भी लगता है। यानी एफ जो कॉस थीटा है वो कोण को डिफाइन करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग पे कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, निर्भर नहीं करता है प्रारंभिक वेग पर। तो ये ध्यान रखिएगा, एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्नलिखित में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी उस वक्त ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था, और अंतिम जो तत्व था यूरेनियम था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्कृष्ट जो गैस आप देख रहे हैं नोबेल गैस, इनकी खोज नहीं की गई थी, ऑप्शन सी, ये उस वक्त ज्ञात नहीं था, सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अणु ऑक्सीजन के अणु में होता है, ऑक्सीजन के अणु में बताइए कि क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्या ही पढ़ रहे हैं, क्या ही कुछ वीडियो डालते हैं, हमेशा काम की चीज मिलेगी। तो एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की स्लाइडेन और स्वान जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था 1837-38 में, ये तो पता ही है,
कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? इनके द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट में विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो देखिए पाइरुवेट, अगर एक पाइरुवेट की बात कर रहे हैं कि पाइरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, तो टोटल 3 अणु बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी बन जाएगा, 3 अणु बनते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो राइबोसोम को जाना जाता है। ठीक है, राइबोसोम ऑप्शन ई करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट वन, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी का पूर्ण रूप बताइए कि क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एटीपी का पूर्ण रूप हम कह सकते हैं, ऑप्शन ए होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसको ध्यान रखिएगा कि एक ऊर्जा प्रदान करने वाला अणु होता है जिसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। नेक्स्ट वन कि लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित हो रहती है? लीवर और मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संग्रहित होती है? तो वो संग्रहित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। ये हमने पहले वाले वीडियो में शायद डिस्कस किया हुआ है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ग्लाइकोजेन के। नेक्स्ट है कि सरीसृपों जो होते हैं यानी कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनका गुर्दा होता है यानी जो इनकी किडनी होती है किस तरह का होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 3 प्रकार की किडनी विकासात्मक चरणों में होते हैं, जिसमें हम लोग पहला जो होता है वो प्रोनेफेरिक यानी भ्रूण अवस्था वाले जो किडनी होते हैं उसको हम कह सकते हैं प्रोनोफेरिक। ठीक है, सेकंड एक आता है उभयचर और मछलियों जैसे होते हैं उनको, यानी मेसेनोफेरिक होता है, मेसेनोफेरिक। और तीसरा होता है एक, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, पहला प्रोनेफिक, दूसरा होता है मेसेनोफ्रिक, और तीसरा यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो बनेगा मेटानेफ्रिक होता है। और ये आपका सरीसृपों, स्तनधारियों, पक्षी, इन सभी में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डीएनए। डीएनए करेक्ट होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सिगरेट लाइटर जो होता है निम्न में से किस गैस का इस्तेमाल उसमें किया जाता है? सिगरेट लाइटर में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें होता है ऑप्शन ए ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट का जो लाइटर आप देखते हैं उसमें ब्यूटेन भरा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज यार कर लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आर्थन कार्नबर के बारे में आप जानते ही हैं, आर्थन कार्नबर। ठीक है, आर्थर कार्नबर, ऑप्शन ए करेक्ट। कुल मिलाकर यहाँ पे 25 हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया होगा। अब आपकी बारी है कि वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो वही बस फिर से कहूंगा कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।